Good morning, everyone. A very good morning to all of you. चलिए, excuse me. So let's start. हमने क्रॉसिंग देखा था एंड ये भी देखा था कि प्रोटेक्शन टू द रिसीविंग बैंक, कि रिसीविंग बैंक ने अगर गुड फेथ में एंड विदाउट एनी नेग्लिजेंस पेमेंट रिसीव करा है फ्रॉम द पेई, जो कि ट्रू ओनर नहीं है, बट ही हैज फॉलोड द अटमोस्ट सिक्योर्ड सिक्योरिटी, जो भी उसके सिक्योर्ड स्टैंडर्ड्स है उसको उसने फॉलो करा है, नेग्लिजेंट नहीं है अपने काम में, गुड फेथ में वो पैसा ट्रांसफर करा है, then he would not be responsible to the true owner as well, right? इसके बाद फिर हमने देखा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का सिंपली मतलब था चलिए, तो एंडोर्समेंट का सिंपली मतलब है व्हेन द होल्डर, होल्डर बोल सकते हो आप, मेकर बोल सकते हो आप, या फिर पेई भी बोल सकते हो आप, बिकॉज पेई होल्डर होता है ना। तो व्हेन द मेकर और होल्डर और पेई ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर, बना नहीं रहा है वो बिल को, he is not making a bill but he is endorsing it in favor of some other person, है ना, वो उसके राइट्स दे रहा है, उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के राइट्स ट्रांसफर कर रहा है टू सम अदर पर्सन, दैट इज नोन एज एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट कहाँ हो सकता है? ऑन द फेस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, मतलब आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल फ्रंट पे, फेस पे कर दिया, या फिर बैक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर दिया, या फिर एक पेपर अटैच कर दिया, दैट इज नोन एज अलोंग, है ना, ALLONGE, वहां पर आपने एंडोर्समेंट किया है। एंडोर्समेंट के कोई पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं होते। एंडोर्समेंट बेसिकली जो भी होल्डर है वो किसी और के फेवर में वो पर्टिकुलर एंडोर्समेंट कर देता है, और सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर इज मस्ट, सिग्नेचर होना जरूरी है, ठीक है। द पर्सन हु इज साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एंडोर्सर, एंड द पर्सन जिसके फेवर में आपने ये इंस्ट्रूमेंट दिया है दैट इज नोन एज एंडोर्सी, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एंडोर्समेंट देखें तो सिग्नेचर होने चाहिए, ये सब हम कर चुके थे, राइट। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, पहला एंडोर्समेंट ब्लैंक एंडोर्समेंट और जनरल एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट का मतलब है जहां पर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पे टू नाम नहीं लिखा, endorsee's name is not specified and you have signed that instrument, so that is basically blank endorsement। ऐसा एंडोर्समेंट जो कि आपने एंडोर्सी का नाम नहीं स्पेसिफाई करा, तो द पर्सन हु इज होल्डिंग दैट इंस्ट्रूमेंट इज द एंडोर्सी, है ना, जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट होगा। अब आपने उसको डिलीवरी से ही पहुंचाया होगा ऑब्वियसली, तो आपने डिलीवरी करके वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उसको हैंड ओवर करा है, या फिर उसने खुद नहीं ले लिया होगा, बियरर है ना, तो कोई भी हो सकता है वो। तो आपने डिलीवर किया या उसको कहीं से भी मिल गया, इलीगल मीन्स है, खैर वो तो इलीगल मीन्स पे हम बात नहीं करेंगे,
तो पे टू डैश दैट मीन्स एंडोर्सीज नेम इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, प्रीवियसली इट वाज एन ऑर्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, then it can be made a bearer instrument in only one case. You have done a blank endorsement. केवल ब्लैंक एंडोर्समेंट से ही एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बियरर बन सकता है। देखो, बियरर को ऑर्डर बनाना तो बड़ा इजी है, बट ऑर्डर को बियरर बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़े, एक बार यहां तक कंफर्म कीजिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए, वेरी गुड। चलिए, सेकेंड टाइप ऑफ एंडोर्समेंट इज फुल एंडोर्समेंट, और स्पेशल एंडोर्समेंट भी बोलते हैं इसको। फुल एंडोर्समेंट, इसका दूसरा नाम है स्पेशल एंडोर्समेंट, वेयर एंडोर्सीज नेम इज स्पेसिफाइड। है ना, आपने एंडोर्समेंट करा है और पे टू डैश नाम लिखा है उस बंदे का, पे टू मिस्टर वाई, और मिस्टर एक्स ने साइन कर दिया यहाँ पे, दैट इज बेसिकली फुल एंडोर्समेंट। Partial endorsement. What is partial endorsement? An endorsement which purports to transfer only a part of the amount of the instrument. जहां पर आप केवल एक अमाउंट, मतलब आप देखिए, आपके पास एक बिल है, 10,000 रुपीज का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को आप एंडोर्स करना चाहते हो, यू आर होल्डिंग दैट इंस्ट्रूमेंट, मतलब यू आर द होल्डर एंड यू वांट टू एंडोर्स दिस इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, अब ये इसके फेवर में देना चाहता है, बट मिस्टर एक्स को जो पेमेंट करना है वो केवल 8,000 रुपए ही करना है। तो ये बोल रहा है कि इस बिल को मैं 8,000 रुपए के लिए ट्रांसफर कर रहा हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल। पार्शियल एंडोर्समेंट पॉसिबल नहीं है, इट इज इनवैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। एक ही पॉसिबिलिटी है उसकी, आगे आ जाएगा, अभी इसको होल्ड पे डाल देना। अभी आपको यही बताया गया है कि पार्शियल एंडोर्समेंट purports to transfer only a part of the amount. As per section 56, such an endorsement is invalid in the eyes of law. ठीक है, अब आते हैं हम restrictive endorsement. Restrictive endorsement मतलब an endorsement is restrictive when the endorser while making endorsement restricts or excludes the right of the endorsee to further transfer the instrument. What is restrictive endorsement? Actually restrictive से मतलब समझना कि यहाँ पर restriction लगाता है endorser on various matters. वो हो सकता है रेस्ट्रिक्शन लगा दे ओवर हिज लाइबिलिटी, खुद की लाइबिलिटी के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कि जो भी एंडोर्सी है उसको बोलता है मैं इस बिल के लिए लाइबल नहीं हूं, अगर ये डिसऑनर हो भी गया तो। ऐसा भी एंडोर्समेंट है, वो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। या बोल सकता है कि मैं अदर एक्सपेंसेस के लिए लाइबल नहीं हूं, या बोल सकता है मैं लाइबल तभी हूं जब कोई कंटिजेंट इवेंट डाल दिया उसमें ना, इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, ओ सॉरी मैंने शायद, अरे मैंने कंडीशनल समझा दिया आपको। रेस्ट्रिक्टिव का तो सिंपली सा मतलब है कि जहां पर एंडोर्सर एक्सक्लूड कर लेता है, मतलब एंडोर्सी को फर्दर नेगोशिएट करने के लिए मना कर देता है, इंस्ट्रूमेंट को आप फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो लास्ट एंडोर्समेंट होगा। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट सिंपली कि आप फर्दर इसको एंडोर्स नहीं करोगे, एंडोर्सी को साफ साफ एक एंडोर्समेंट में, ड्यूरिंग एंडोर्समेंट आप कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करते हो जिससे एंडोर्सी कैन नॉट एंडोर्स इट फर्दर, है ना, मतलब एंडोर्सी इज द लास्ट पे, उसी को पेमेंट मिलना है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि पे टू मिस्टर ए ओनली, दैट्स इट, पे टू मिस्टर ए ओनली, और ऑर्डर भी नहीं लिखा आगे। पे टू मिस्टर ए और ऑर्डर मतलब क्या होता है, मिस्टर ए को कर दो या फिर उसके ऑर्डर पे किसी को कर दो। तो आपने और ऑर्डर भी नहीं लिखा, आपने क्या लिखा, पे टू मिस्टर ए ओनली।
तो दैट इज बेसिकली रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, कि यहाँ पर मिस्टर ए आगे उसको भेज ही नहीं पाएगा, है ना। तो दैट इज बेसिकली रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, रुकिए। इसका एग्जाम्पल यही आ रहा है बार बार वही, कि पेज टू ए ओनली, ओनली लगा दिया आपने, जिसमें एंडोर्सी इज द लास्ट पे, और एंडोर्सी वो जो जिसको आपने एंडोर्स किया है, ही विल हैव द राइट टू फुल पेमेंट ऑफ द बिल। उसके पास पूरा राइट होगा कि वो बिल का पेमेंट ले ले, एंड हैज अ राइट टू स्यू एनी पार्टी ऑन द बिल, प्रायर पार्टीज सारी, जितनी भी पहली पार्टीज है उनको भी केस करेगा, लेकिन उसके पास राइट नहीं होता टू ट्रांसफर इट टू एनी अदर पर्सन, है ना। नेगोशिएबिलिटी कम्स टू एन एंड। इस रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाती है, यू कैन नॉट एंडोर्स इट फर्दर। ठीक है, दैट्स इट, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। चलिए इतना ही है इसका कंटेंट, और एग्जाम्पल्स मुझे और दिख नहीं रहे आपके इसमें, तो आगे बढ़ते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट पे, देखिएगा। कंडीशनल एंडोर्समेंट में, if the endorser of a negotiable instrument by express words in the endorsement makes his liability dependent on the happening of a specified event, although such event may never happen, such endorsement is called as conditional endorsement. In other words, endorsement is said to be conditional or qualified if it limits the liability of endorser. अब कंडीशनल एंडोर्समेंट का मतलब कंडीशन अटैच्ड है वहां पे। अब कंडीशन बहुत सारी हो सकती है, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन हो सकती है, तो कंडीशनल एंडोर्समेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो हमने उन 4 तरीकों को, आपके बुक ने भी 4 तरीकों को एक्सप्लेन करा है, कि जहां पर एक कोई भी होल्डर, कोई भी एंडोर्सर अपनी लाइबिलिटी को अपनी लाइबिलिटी को क्वालिफाई कर सकता है। दैट मीन्स कुछ होने पर ही उसकी लाइबिलिटी अराइज हो या फिर नहीं हो, इस टाइप के एंडोर्समेंट, जहां पर उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, जहां पर ही इज नॉट लाइबल, मतलब कुछ कंडीशंस अटैच्ड है। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है, सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट एक टाइप ऑफ कंडीशनल एंडोर्समेंट है। सैंस रिकोर्स का मतलब होता है विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स मतलब क्या होता है, यहां पर एंडोर्सर एक्सप्रेसली ड्यूरिंग एंडोर्समेंट ये बातें लिखता है कि आई वुड नॉट बी लाइबल, मेरी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी अगर ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है। तो साफ साफ लोग लिख देता है कि वो साफ बोलता है कि आप इसको ट्रांसफर करो फर्दर, और लेकिन अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो आई वुड नॉट बी लाइबल, मेरी प्रायर पार्टी सारी लाइबल होंगी बट मैं लाइबल नहीं होगा। अब आप बोलोगे मैम ये एक्सेप्ट ही कौन करेगा, तो मत करो एक्सेप्ट, है ना। आप मत करिए एक्सेप्ट, प्रायर पार्टीज बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, इफ यू फील सो, आपको लगता है कि ये बंदा नहीं लेकिन प्रायर पार्टीज दे देंगी तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बट अगर नहीं लगता है तो मत करो एक्सेप्ट। तो when the endorser expressly excludes his own liability on the negotiable instrument to the endorsee or any subsequent holder in case of dishonor of the instrument, the endorsement is known as sans recourse endorsement, या फिर आप बोल सकते हो विदाउट recourse। ठीक है, इसमें जो एंडोर्सर है वो अपनी लाइबिलिटी से
साफ लिख देता है कि आई वुड नॉट बी लाइबल। अगर ये ड्रॉई ने मना कर दिया इस इंस्ट्रूमेंट के लिए तो मेट से पैसा मांगने मत आना। आप सारी प्रायर पार्टीज को केस करिए, मेरे बाद वाली पार्टीज को केस करिए, बट आई वुड नॉट बी लाइबल, है ना। तो दिस इज बेसिकली सैंस recourse endorsement, a type of conditional endorsement। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है पे। इसने ऐसे लिखा है बिल में, एंडोर्स करते टाइम क्या लिखा है, पे टू ए और ऑर्डर, पे टू ए और ऑर्डर विदाउट recourse, विदाउट recourse टू मी, या फिर ब्रैकेट में लिख दिया sans recourse। इसका सिंपली से मतलब है ये जिसने भी और सिग्नेचर कर दिए, साइन किसके हैं, मिस्टर बी के, मिस्टर बी एंडोर्सर है, तो बोला जाता है ए इज द होल्डर। अब ए इसमें ड्रॉई सी था मान लीजिए, तो ए सी के पास गया पैसा मांगने, सी ने मना कर दिया, तो अब ए सारी प्रायर पार्टी इसको केस कर देगा बट बी को नहीं करेगा। और तरीके से समझाते देखिएगा, एक ड्रॉर था मिस्टर ए, ड्रॉई था मिस्टर बी, पेई था मिस्टर सी। ये पेई है, ये ड्रॉई है, ये ड्रॉर है। इस पेई ने एंडोर्स करा डी को, डी ने एंडोर्स करा ई को, और ड्यूरिंग एंडोर्समेंट वर्ड लिख दिया साइंस recourse। ई ने एंडोर्स करा एफ को। आप मुझे बता सकते हैं हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? होल्डर ऑफ द बिल कौन है इस केस में अभी? एब्सोल्युटली करेक्ट, एफ इज द होल्डर ऑफ द बिल। एफ किससे पैसा मांगेगा? एफ किससे पैसा मांगेगा? बी से। एब्सोल्युटली करेक्ट। ई से क्यों मांगेगा भाई? ई से क्यों मांगेगा? हु इज द ड्रॉई? बी इज द ड्रॉई। अब इस स्टेज पर आकर के आप ये गलतियां कर रहे हैं, दिस इज डिसअपॉइंटिंग। एफ इज द होल्डर ऑफ द बिल एंड एफ विल गो टू द ड्रॉई। ड्रॉई मतलब कौन होता है? ड्रॉई का मतलब क्या होता है भाई? हु इज द ड्रॉई? जो पेमेंट देगा। एग्जैक्टली exactly. तो बी इज द ड्रॉई। ड्रॉई क्यों चेंज कर रहे हो आप? अरे भाई ये क्लियर है ना, ये तो बेसिक, इट इज वेरी बेसिक। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि कोई बोलेंगे बच्चे कि ई से पेमेंट मांगेगा। एफ विल गो टू बी। ड्रॉई से पैसा मांगते हैं, फिर आपने ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कैसे कंप्लीट हो गया आप लोगों का? पहले आप ड्रॉई से मांगते हो, फिर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है तो उससे मांगते हो। वो दोनों ही नहीं है तो फिर प्रायर पार्टी से मांगते हो। एफ गया है ड्रॉई के पास, पैसा दे दीजिए, मना कर दिया इसने, इसके पास जाएगा ई के पास। ई ने बोला मेरे पास भी नहीं है। डी के पास तो जा ही नहीं सकता, आसान recourse। डी ने तो पहले ही मना कर दिया था कि देखो अगर डिसऑनर हो जाए तो मेरे पास तो मत आना। मैंने तो ड्यूरिंग एंडोर्समेंट ही लिख रखा था कि मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो इसको छोड़ के सारी प्रायर पार्टी से मांगेगा, ई से मांगेगा, सी से मांगेगा, ए से मांगेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर द सैंस recourse? और भी जो आपके मन में डाउट्स थे, है ना? गुड। तो दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ सैंस recourse endorsement। ओहो ये क्या हुआ?
आगे चलते हैं, दूसरा है a type of conditional endorsement. Second is liability dependent upon a contingency. मतलब an endorser may endorse the instrument in such a way that his liability depends upon the happening of a specified event which may or may not happen. मतलब endorser ने अपनी liability depend करी है on a certain event, और वो event हो भी सकता है, possible हो, and नहीं भी हो, दोनों possibility है. तो he would be liable when that event happens, और अगर वो event होता ही नहीं है तो he would not be liable. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया होगा मैंने, यहाँ पे लिखा होगा, रुकिए एक सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा. अरे यार. अच्छा. लाइबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन अ कंटिजेंसी, इसका एक एग्जाम्पल ये रहा, देखिएगा. पे, एग्जाम्पल नंबर 2 ये नीचे दे रखा है. पे ए और ऑर्डर ऑन द अराइवल ऑफ शिप. मतलब मान लीजिए हमारे एंडोर्सर है मिस्टर बी. मिस्टर बी ने एंडोर्समेंट में लिखा पे ए, ए को पे करो या उसके ऑर्डर पे किसी को पे करो. ऑन द अराइवल ऑफ शिप मतलब कि ये पेमेंट मैं कब करूंगा, जब एक पर्टिकुलर शिप आ जाएगा. किसी एक पर्टिकुलर शिप की बात कर रहे हैं, उसमें गुड्स वगैरह होंगे. तो ही सेइंग कि वो पर्टिकुलर अगर मेरा गुड्स आ जाते हैं, देन आई विल पे यू दिस मनी. पे ए और ऑर्डर ऑन द अराइवल ऑफ द शिप. दैट मीन्स लाइबिलिटी कब अराइज होगी, व्हेन द शिप अराइज. एंड इफ द शिप डज नॉट अराइव, तो वो लाइबिलिटी अराइज नहीं होती उसकी. तो उसने अपनी लाइबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन डाल दी. दिस इज कंडीशनल एंडोर्समेंट का एक और टाइप, व्हेन द एंडोर्सर इज लाइबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंटिंजेंट इवेंट. थर्ड इज सैंस फ्रिस, बोल सकते हैं, फ्रिस भी होता है इसका वर्ड. सैंस फ्रिस एंडोर्समेंट. व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली इट इज विदाउट एक्सपेंस. एन एंडोर्समेंट विच इज विदाउट एक्सपेंस एंडोर्समेंट. मतलब कि क्या, कि जहां पर एंडोर्सर एंडोर्सर बोलता है कि आई विल बी लाइबल फॉर द अमाउंट which is specified in the negotiable instrument only. मतलब इसका मतलब क्या होता है, सुनिए. देखो क्या होता है, मिस्टर ए इज द ड्रॉर, बी इज द ड्रॉई, और ए ही होल्डर है, पे भी यही है. ये ड्रॉर है और पे है और होल्डर है. ए ने एंडोर्स करा इन फेवर ऑफ सी, सी ने एंडोर्स करा इन फेवर ऑफ डी, डी ने एंडोर्स करा इन फेवर ऑफ ई, और ड्यूरिंग एंडोर्समेंट लिख दिया सैंस फ्रेस, और ई ने एंडोर्स करा इन फेवर ऑफ एफ. बताइए हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? एफ. एफ किससे पैसा मांगने जाएगा? अरे आई एम नॉट आस्किंग ओनली फ्रॉम प्रियंका. हाँ, बाकी और भी बच्चे रिप्लाई कर सकते हैं, लाइक चिराग भी हैं, नवीन है, दीपक हैं, सोनल भी हैं, हाँ अभिनव भी हैं भाई. गुड. बी से पैसा मांगने जाएगा, राइट. अब अब आप सोचिएगा, बी ने मना कर दिया पेमेंट से. डिसऑनर हुआ है, बिल का डिसऑनर होता है. तो डिसऑनर ऑफ द बिल को नोटिंग करवानी पड़ती है आपको. नोटरी पब्लिक पे जाते हो और नोटिंग करवानी पड़ती है इस फैक्ट की
दैट दिस बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, है ना। तो ये नोटिंग वगैरह के खर्चे होते हैं, नोटिंग के, प्रोटेस्ट के, इन सब के खर्चे लगते हैं। तो ये होल्डर ने पे तो कर दिया। अब होल्डर जब प्रायर पार्टी से मांगेगा, ऑब्वियसली अब बी ने मना कर दिया तो ई के पास जाएगा। तो ई से क्या क्या मांगता है, बिल तो मांगता ही है, बिल का अमाउंट तो मांगता ही है, साथ में वो जो नोटिंग वोटिंग के खर्चे हुए वो भी मांग रहा है। ऑब्वियसली सबको देना पड़ेगा, डिसऑनर हो गया बिल। तो अब इनकी प्रायर पार्टीज की लाइबिलिटी आ गई किस किस की, एक तो बिल की, साथ में नोटिंग और प्रोटेस्ट के जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी और खर्चे हुए हैं एडिशनल, उन सब की भी लाइबिलिटी आई है। तो सब ऑल द पार्टीज विल बी लाइबल। लेकिन इस सांस फ्रिस डी से आप मैक्सिमम कितना मांग सकते हो, बिल अमाउंट। यू कैन नॉट क्लेम एनी अदर एक्सपेंस अपार्ट फ्रॉम द बिल अमाउंट, बिकॉज इसने ड्यूरिंग एंडोर्समेंट लिखे थे वर्ड सांस फ्रिस, मतलब विदाउट एनी एक्सपेंस। आप मुझसे बिल मांग सकते हो, एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए आई वुड नॉट बी लाइबल। अपनी लाइबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कंडीशन डाल दी, बिल अमाउंट दूंगा, ऊपर नहीं दूंगा, इस एडिशनल चार्जेस नहीं दूंगा। दैट इज sans फ्रेस। इज इट क्लियर? चलिए, अब आता है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। When such words are added to endorsement whereby the endorser waives his right to receive notice of dishonor। अब ये क्या है, ये तो मतलब क्या ही बोले, इसमें तो एक तरीके का बेवकूफ होल्डर है। क्या कर रहा है सुनना, क्या लिखता है कि ये यही लिखा हुआ है, ये रहा, इसने पे एक्स और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव, इसने ड्यूरिंग एंडोर्समेंट ये वर्ड्स लिखे, पे एक्स और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव, और साइन कर दिए उसके खुद के, सिग्नेचर है मिस्टर वाई के। मतलब बोल रहा है एक्स को कि आपको पेमेंट मिलेगा, नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है मुझे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए व्हाट इज नोटिस ऑफ डिसऑनर। देखिए, ड्रॉर है हमारा ए, ड्रॉई है हमारा बी, है ना, ये ड्रॉई है, और ये ही होल्डर है, अभी तो पे ही भी यही था। इसने एंडोर्स करा सी को, सी ने एंडोर्स करा डी को, डी ने एंडोर्स करा ई को। ड्यूरिंग एंडोर्समेंट लिखा कि पे टू एफ, एफ पे टू ई, नोटिस ऑफ डिसऑनर, नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। मतलब क्या होता है, ई पैसा मांगने जाएगा बी से कि आप पैसा दे दीजिए ड्यू डेट पर, बी ने मना कर दिया, बिल तो डिसऑनर हो गया। अब ई प्रायर पार्टीज से मांगेगा, प्रायर पार्टीज कौन कौन है, डी है, सी है और ए है। अब ए, सी और डी से मांगने से पहले नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ता है आपको। मतलब द होल्डर जिसको मना करा गया पेमेंट के लिए, उसको नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ेगा सारी प्रायर पार्टीज को, टू मेक देम लाइबल। रिपीट कर रही हूँ लाइन अगेन, if you want to make the prior parties liable on the instrument, you have to give notice of dishonor। कंपल्सरी नोटिस देना पड़ता है। अगर आपने किसी पार्टी को नोटिस नहीं दिया, मान लीजिए आपने ए को नोटिस नहीं दिया, ए इज नॉट लाइबल। नोटिस ऑफ डिसऑनर शुड बी गिवन टू एवरी प्रायर पार्टी, एंड इफ यू फेल टू गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर यू कैन नॉट मेक देम लाइबल। लेकिन ये देखो, ये बेवकूफ होल्डर ये बोलता है कि आप तो मुझसे बिना नोटिस ऑफ डिसऑनर, मैंने तो मेरा राइट ही छोड़ दिया, आप मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर देना ही मत। मतलब ऐसे ही पैसा मांगने आ जाना। आपको अगर ड्रॉइंग पे नहीं करे तो आई विल बी लाइबल, बिना नोटिस ऑफ डिसऑनर के, मुझे देना ही मत नोटिस ऑफ। दैट इज फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। इज इट क्लियर? यस, एग्जैक्टली प्रियंका, एकदम सही बोला आपने। एंड फैकल्टेटिव भी क्लियर है क्या? आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में आ रही हूँ मैं, आप लोग बताइएगा इज इट क्लियर, और कोई डाउट है तो पूछिए।
बेटा है वो आगे पीछे हो रहा है. आई विल मेक यू क्लियर. देखो ये रहा कंडीशनल इज दिस, और कंडीशनल का ही पॉइंट है कंटिंजेंट. ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है कंडीशनल. तो दैट मीन्स रेस्ट्रिक्टिव के बाद कंडीशनल आ रहा है. एंड कंडीशनल में sans recourse एंड कंटिंजेंट, और थर्ड पॉइंट इज sans फ्रिस facultative partial. Is it clear, Raghav? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इससे ज्यादा कंडीशंस भी हो सकती है ना साथ में. अच्छा, एक से ज्यादा, हाँ राइट, करेक्ट, यस. आप बिल्कुल डाल सकते हैं, sans फ्रिस sans recourse दोनों डाल सकते हो. देयर इज नो इशू इन दैट. फैकल्टेटिव आपको समझ आई क्या होगा, जहां पर आपने राइट टू डिसऑनर अपना वेव कर दिया. पार्शियल देख लेते हैं. लास्ट इज आवर पार्शियल. In order to be called a proper and valid endorsement, the whole amount of the bill has to be endorsed. सही बात है. आपको अगर एक वैलिड एंडोर्समेंट करना है तो यू हैव टू मेक द होल एंडोर्समेंट इज होल अमाउंट. यू हैव टू एंडोर्स द होल अमाउंट. होल अमाउंट का एंडोर्समेंट करिएगा, मतलब जितने का बिल है प्रीवियसली. इफ द बिल इज फॉर 10,000 तो यू हैव टू एंडोर्स इट फॉर द वैल्यू ऑफ 10,000. एक ही कंडीशन है जब आप ऐसा कर सकते हैं क्या, a part of the amount of the instrument cannot be endorsed. पहली बात, इसीलिए बोला था partial endorsement is not valid. However, where a part of the amount has been paid or received by the holder, in such endorsement of the remaining unpaid amount can be made. मतलब वो बिल था 10,000 का, और मान लीजिए इस पे 2,000 का पेमेंट हो चुका है, पेमेंट रिसीव्ड हो चुका है 2,000 का, और इस पे ये बात नोटिस कर दिए कि 2,000 हैज बीन रिसीव्ड ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट. अब ये इंस्ट्रूमेंट है ही कितने का, 8,000 का, और आपने अगर 8,000 के लिए इसको ट्रांसफर करा है तो इट इज वैलिड. वो पार्शियल नहीं माना जाएगा फिर, है ना. जहां पार्शियल के अंदर अगर पार्ट ऑफ द अमाउंट पे हो चुका है, क्लियर हो चुका है, तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए आप उसको एंडोर्स कर सकते हो फर्दर. लेकिन ये पूरी बात उस अलोंग में लिखी होनी चाहिए. इज दैट क्लियर, है ना. तो दैट वाज बेसिकली पार्शियल एंडोर्समेंट. पार्शियल एंडोर्समेंट नॉट वैलिड. यू हैव टू मेक द होल एंडोर्समेंट, बट अगर उस पार्शियल अमाउंट का पेमेंट हो चुका है देन इट कैन बी एंडोर्स फॉर द रिमेनिंग अमाउंट. ठीक है, आज ये एंडोर्समेंट हमारे खत्म होते हैं, है ना. आज के लिए इतना ही बहुत है. कल मैं एक्सेप्टेंस, असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन. अब अभी मानिए आपके दो बड़े टॉपिक कंप्लीट हुए, एक तो क्रॉसिंग, एक एंडोर्समेंट. और इन भी क्वेश्चन बनता है, तो बनता ही है, खूब बार बनता है. तो क्रॉसिंग भी बहुत बार पूछी जाती है, एंडोर्समेंट भी बहुत बार पूछे जाते हैं. क्रॉसिंग तो आपका फाउंडेशन पार्ट था, क्रॉसिंग आपने पढ़ी है फाउंडेशन में. एंडोर्समेंट आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था, तो दैट इज अ न्यू थिंग फॉर यू. अब आगे तो, अब आगे है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स आते जाएंगे और क्लियर होते जाएंगे आपको, है ना. तो चलिए मैं एक बार एक्सेप्टेंस आज करवा देती हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट तो कराते हैं. एक्सेप्टेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, ड्रॉई. ड्रॉई, पहले तो ड्रॉई बोला जाता है, और वंस ही हैज गिवन हिज एक्सेप्ट असेंट, अपनी सहमति दे देता है, तो एक्सेप्टर बन जाता है ना. ड्रॉर उसके पास जाता है कि देखिए आई ऑर्डर यू टू मेक दिस पेमेंट. फिर वो अगर उसने साइन कर दिया, ही इज द ड्रॉई, एंड वंस ही हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट ही बिकेम द एक्सेप्टर. The acceptance of a bill is the indication by the drawee of his assent to the order of the drawer. Section 7 states that acceptance is the signature of the drawee of the bill who has signed his assent upon the bill and delivered it. केवल साइन करके रखने से भी एक्सेप्टेंस नहीं आती है. यू हैव टू डिलीवर इट टू द ड्रॉअर. आप उसको ड्रॉअर को भी देंगे, या फिर उसके नोटिस में डाल दीजिए कि मैंने साइन करा हुआ रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, आप ले जाइए. यू हैव टू गिव द नोटिस ऑफ दैट कि मैंने साइन कर दिया है, या फिर आप खुद डिलीवर कीजिए उसको.
Is there any second class? Nishita Verma is, मेरे पास फर्स्ट टाइम आया है कुछ. Nishita, you are new or you have entered in the wrong class? Sorry, ma'am, I have entered in wrong class. Okay, okay. See, you can leave, beta. Chale, the acceptance of bill is the indication by the drawee of his assent to the order of the drawer. है ना? Section 7 states that an acceptance is the signature of the drawer of the bill who has signed his assent upon the bill and delivered it. Valid acceptance के लिए written लिखा होना चाहिए face bill के face पे कि it is accepted, signed by the drawee, drawee sign करे या उसका कोई authorized agent sign कर दे. Acceptance bill is required to be delivered. Deliver जरूरी है, deliver करना जरूरी है holder of the bill को. Holder कौन हो सकता है? या तो drawer होगा या कोई और pay होगा. तो होल्डर के पास ये बिल होना जरूरी है. अब या तो आप डिलीवर करिए या आप उसको नोटिस दीजिए इस बात का. एक्सेप्टर वही इसी का देखो आगे लिख रखा है क्या, आफ्टर द ड्रॉई ऑफ अ बिल हैज साइंड हिज एसेंट अपॉन द बिल और इफ देयर आर मोर देन वन पार्ट्स देन वन अपॉन such part and delivered the same or given notice of such signing to the holder or to some person on his behalf, he is called the acceptor. That is basically acceptance, essentials of a valid acceptance and acceptor. ठीक है ना? आज के लिए हम इतना ही करेंगे. We'll continue tomorrow. कल आगे का इसको कंप्लीट करें. मैम हाँ जी बेटा बोलो. मैम सेंस फ्रेज में मैम वो कौन से एक्सपेंस के लिए लायबल होगा? मैम जिस टाइम पे जो हमारा पेई है उसे पेमेंट नहीं मिलेगा, उसमें जो कोर्ट केस करेगा उन सब के एक्सपेंसेस के लिए लायबल होगा. वो सब भी, यस एग्जैक्टली. नोटिंग, प्रोटेस्ट, सिविल, ये लीगल प्रोसीडिंग्स वाले एक्सपेंसेस सब. ये क्या सारी प्रायर पार्टीज ही लायबल होती है? ऑल प्रायर पार्टीज आर लायबल फॉर ऑल दीज एक्सपेंसेस. लेकिन सैंस फ्रेस वाला एडिशनल वालों के लिए लायबल नहीं होगा, केवल बिल अमाउंट के लिए लायबल. ओके चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं कल. थैंक यू सो मच.